शिवाजी के जीवन वृत्त की कड़ी में ये एक और कहानी प्रस्तुत है। इस बीच शिवाजी अकर्मण्य नहीं बैठे रहे थे। वे सासवड़ में शिविरस्थ मुगल सेना के साथ खुला संघर्ष नहीं कर सकते थे। मुगल सेना उनके द्वारा समवेत किसी भी सेना की तुलना में 3-4 गुना बहुसंख्यक थी। वे तो केवल यही कर सकते थे कि मुगल सेना को यत्र तत्र आकृष्ट करते रहे और राजा जयसिंह को विवश कर दें कि वह अपनी सेना को विभक्त करे। शिवाजी का प्रयास तथा पराक्रम देखकर उनके प्रतिद्वंदी भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। खफी खां रात्रि में होने वाले आक्रमणों तथा चौकियों के घर्षणों तथा वन में होने वाले आक्रमणों की कहानी कहता है। अपनी नौसेना के द्वारा शिवाजी ने समुद्र तीरवर्ती मुगल प्रदेश पर प्रत्याक्रमण किया, गुजरात के बंदरगाहों पर अधिकार कर लिया और मुगलों को दी जाने वाली सहायता का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने बीजापुर के व्यापारियों को लूट लिया। किंतु राजा जयसिंह ने इतस्ततः आकृष्ट होना अस्वीकार न किया। उसने छुटपुट प्रतिशोध तथा इधर उधर होने वाली पराजय की ओर से अपनी आंखें मूंद ली। वह पुरंदर के घर्षण पर ही डटा रहा। औरंगजेब चिंताग्रस्त होता जा रहा था कि यदि गुजरात के नगरों पर निरंतर ही आक्रमण होते रहे तो वहां की प्रजा मुगल शासन तंत्र से विमुख हो जाएगी। राजा जयसिंह ने शहंशाह को आश्वासन दिया कि उसके सैनिक इस स्थान पर एक ही दिन में वह अध्यवसाय कर रहे हैं जो अन्यत्र 1 मास में भी संपन्न नहीं हो सकता। जयसिंह ने जब देखा कि पुरंदर का पतन होने ही वाला है तो उसने दिलेर खां के पास पर्याप्त सेना छोड़कर उसे वह काम पूरा करने का दायित्व सौंप दिया और वह स्वयं अपने मुख्य सैन्य बल को साथ लेकर सहसा पूर्व की ओर पिल पड़ा। पार्वत्य प्रदेश के मावले लोगों ने उसका विकट विरोध किया, किंतु जयसिंह ने उन लोगों को परास्त कर दिया। शिवाजी को उसकी गतिविधि का समाचार मिलने के पूर्व ही वह रायगढ़ जा पहुंचा। अपने अभ्यस्त अध्यवसाय के साथ उसने रायगढ़ का भी घेरा डालना आरंभ कर दिया। जयसिंह को अपने गुप्तचरों से यह ज्ञात हो चुका था कि रायगढ़ में शिवाजी के परिवार का निवास है। रायगढ़ के चारों ओर सुरंगें संपूर्ण हो गई। जयसिंह आश्वस्त हो गया कि मराठों की कोई सहायक सेना उसकी अपनी सेना को हिला नहीं सकती। तब उसने अपनी सेना की टुकड़ियां इसलिए इधर उधर भेजी कि वे जाकर मैदान में बसी हुई मराठा बस्तियों को निश्चंसता के साथ विध्वंस करें। साथ ही उसने बंदीकृत मराठों के साथ अत्यंत भद्र व्यवहार किया। उसका उद्देश्य था कि मराठे किसी प्रकार शिवाजी के प्रति अपने उत्कट प्रेम का परित्याग कर दें और शिवाजी ने देखा कि उनका राज्य उनकी आंखों के सामने विच्छिन्न हो रहा है। पुरंदर की सहायता करने में वे असफल रह चुके थे। अब जयसिंह का पंजा रायगढ़ पर पड़ रहा था। यदि जयसिंह को सफलता मिली तो शिवाजी का परिवार उसकी पकड़ में आ जाएगा। जयसिंह उस परिवार का प्रयोग बंधक के रूप में कर सकता था। तब शिवाजी ने सहसा एक निश्चय कर लिया। वे चाहते थे कि उनकी सैनिक स्थिति और भी गंभीर हो उठे। उसके पूर्व ही जो भी शर्तें उपलब्ध हो सकें उन्हीं के आधार पर वे शत्रु के साथ संधि कर लें। इतिहासकारों में बहुत दिन तक ये विवाद होता रहा है कि शिवाजी ने सहसा अपना आत्मविश्वास क्यों खो दिया था, किंतु शिवाजी तो सदा ही कूट कौशल का प्रयोग करते रहते थे। वे अब समझ गए कि जयसिंह एक अपराजेय प्रतिद्वंदी है। साथ ही वे यह भी जानते थे कि जयसिंह अपने व्यवहार में अत्यंत सज्जन तथा शीलवान पुरुष है। शिवाजी ये अनुमान नहीं लगा सकते थे कि एक उत्तरोत्तर असफल युद्ध प्रयास में उनके अनुयायी कितने दिन तक धैर्य धारण कर सकेंगे। मुगल सेना का संबल अत्यंत प्रबल था और उस सेना की क्षतिपूर्ति के लिए नित नए सैनिक आ रहे थे। दूरदर्शिता का आश्रय लेकर देखने पर समय की गति शिवाजी के साथ नहीं थी। यदि उस क्षण संघर्ष का परित्याग किया जा रहा था तो वह संघर्ष भविष्य में किसी अन्य और अनुकूल अवसर पर पुनरेण अपनाया जा सकता था। इस क्षण पराजय स्वीकार कर लेना कोई लज्जास्पद कांड भी नहीं था। एक स्वअल्प संबल और सर्वथा नवीन राज्य 3 वर्ष तक समस्त मुगल साम्राज्य के साथ डटकर संघर्ष कर चुका था और अनेक बार अपूर्व सफलता भी प्राप्त कर रहा था। जून मास के प्रारंभ में शिवाजी ने जयसिंह के पास एक संदेश पठाया। शिवाजी ने संधि की याचना की थी। जयसिंह ने अप्रतिबंध आत्मसमर्पण के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर संधि करना अस्वीकार कर दिया।
तब शिवाजी ने संदेश भेजा कि वे मुगल शिविर में आकर स्वयं ही अपने आत्मसमर्पण के विषय में वार्तालाप करना चाहते हैं। जयसिंह ने उनके पास अभय दान का संदेश भेज दिया। राजा ने शिवाजी के दूत के सम्मुख शपथ ग्रहण की कि शिवाजी की सुरक्षा के लिए वह स्वयं दायित्व वहन करेगा। राजपूत के वचन का तो अविश्वास नहीं किया जा सकता था। शिवाजी ने मुगल शिविर की ओर प्रस्थान कर दिया, किंतु अब वे अपने श्वेत वर्ण अश्व का आरोहण नहीं कर रहे थे। अब वे एक अकेली पालकी में बैठकर चल रहे थे। रायगढ़ का घेरा पक्का करने के उपरांत जयसिंह पुरंदर के निकटवर्ती अपने प्रधान शिविर में लौट आया था। जब उसने सुना कि शिवाजी आ रहे हैं तो उसने एक ब्राह्मण दूत भेजकर उनसे पूछवाया कि क्या वे वस्तुतः संधि के आकांक्षी हैं। शिवाजी ने पालकी में उपासीन रहकर ही अपनी सहमति प्रकट कर दी। तब जयसिंह ने अपने प्रधान राजपूत सरदार को उनके स्वागत के लिए भेज दिया। शिवाजी के विषय में ऐसा विचित्र प्रवाद प्रसार पा चुका था कि मुगल सेना के सेनानायक यह विश्वास ही नहीं कर पाए कि शिवाजी वस्तुतः संधि करने के उद्देश्य से आ रहे हैं। उन लोगों का विचार था कि यह संधि याचना अवश्य ही किसी नवीन और निशंस षड्यंत्र के संगोपन का नाट्य मात्र है। मुनक्ची के साथी भी उत्तरोत्तर संत्रस्त हो उठे और अब ये घोषणा हुई कि शिवाजी मुगल शिविर के समीप पहुंचने वाले हैं तो लोगों को यह विश्वास दिलाना असंभव हो गया कि वे एकाकी ही आ रहे हैं। मुगल सैनिक संत्रस्त होकर भाग खड़े हुए। वे चित्कार कर रहे थे कि शिवाजी का आक्रमण आसन्न है। राजा जयसिंह अपने तंबू में बैठा कौतूहल के साथ शिवाजी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह तंबू नाना प्रकार से सुसज्जित था, मानो वह तंबू युद्धोपयोगी न होकर एक बहुत बड़े सहभोज के लिए प्रस्तुत किया गया हो। राजा के चारों ओर उसके अपने अनुयायियों में से 12 चुने हुए सुबह दंडायमान थे। उनमें से प्रत्येक के साथ में नंगी तलवार थी। शिवाजी ने जो ही तंबू में प्रवेश किया त्यों ही राजा के अंगरक्षकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। वे दुबले पतले पुरुष थे, उस समय कुछ शांत से भी, किंतु वे तो भांति भांति की दंत कथाओं का विषय बन चुके थे। लोग समझते थे कि वे जादू जानते हैं और उनमें कोई देवी कौशल विद्यमान है। अतएव जयसिंह सर्वथा सावधान था। किंतु जब शिवाजी ने नत शीर्ष होकर जयसिंह को प्रणाम किया और राजा के द्वारा किए गए स्वागत के लिए कृतज्ञता जताई तो जयसिंह ने अपने आसन से उत्थान करके उनको अपने बाहुपाश में भर लिया। जयसिंह बोला, आपने शहंशाह के विपक्ष में खूब संघर्ष किया, अब आप शहंशाह की सेवा में रहकर उनके पक्ष में संघर्ष करें। फिर शिवाजी का हाथ पकड़कर राजा ने उनको अपने बराबर में बैठा लिया। जयसिंह ने शुद्ध मनोभाव से ही यह बात कही थी। वह समझता था कि स्वाधीन हिंदू राज्यों की स्थिति संभव नहीं है और आगे पीछे एक न एक दिन उन राज्यों का पराभव दुर्निवार्य है। जब हिंदू धर्म के परंपरागत परित्राता राजपूत लोग ही मुगल साम्राज्य के सामर्थ्य के सम्मुख स्थिर नहीं रह पाए तो उन अर्ध संस्कृत मराठों के उस स्वल्प संबल राज्य की क्या बिसात थी। मराठा लोग तो किसी भी दिन पराक्रमी योद्धाओं के नाम से प्रख्यात नहीं हुए थे और यदि जयपुर के राजवंश का राजपुत्र मुगल साम्राज्य का सेवक बनने में बाधा को बोध नहीं कर रहा था तो एक अज्ञातनामा मराठा ही क्यों अपने अपमान और पराभव का प्रसंग उठाए। राजा जयसिंह ने आगे कहा कि एक सैनिक के नाते निसंदेह ही शिवाजी एक समर्थ पुरुष हैं। मुगल साम्राज्य की सेवा में उनको अपना सामर्थ्य सिद्ध करने के लिए बहुत विशाल क्षेत्र मिलेगा। ये संसार की सबसे महान सेनाओं के सेना नायक बनकर तुर्किस्तान अथवा ब्रह्मदेश में युद्धरत हो सकते थे। उन भीषण संघर्षों की तुलना में इस वन्य प्रांत के 10-5 कोस अंचल के लिए छुटपुट मार काट मचाना शिवाजी को शोभा नहीं देता था। राजा जयसिंह बोला, आप यदि आत्मसमर्पण कर दें तो आप अपनी पारिवारिक जागीर के यथापूर्व प्रभु रह सकते हैं। बीजापुर का जो भूमि भाग आपने जीत लिया है उसके प्रभु भी, किंतु ये समस्त भूमि भाग आपके पास तभी रह सकते हैं जबकि आप मुगल साम्राज्य के सामंत बनना स्वीकार करें। यदि आप महत्वाकांक्षी पुरुष हैं तो मुगल शहंशाह की सेवा में आप उच्चतम से उच्चतम पद पर आरूढ़ हो सकते हैं। शिवाजी ने पूछा कि आत्मसमर्पण की शर्तें क्या क्या होंगी। जयसिंह ने शर्तें बतला दी। वे शर्तें कठोर थी किंतु अन्यायपूर्ण नहीं। शिवाजी को क्षतिपूर्ति के लिए एक निश्चित परिणाम में धन देना था, साथ ही उनको अपने 23 दुर्गों की चाबियां भी समर्पित करनी थी।
जिससे मुगल सेना उन दुर्गों में प्रवेश पा सके। प्रथमतः शिवाजी ने इस संधि प्रस्ताव पर विचार करना अस्वीकार कर दिया। वे जयसिंह के साथ वाद विवाद कर ही रहे थे कि सहसा एक कोलाहल सुनाई दिया। शिवाजी उठकर खड़े हो गए। तब एक राजपूत अंगरक्षक ने तंबू के एक ओर का पर्दा हटा दिया और शिवाजी ने देखा कि मुगल शिविर के समीप ही पुरंदर की छाया मूर्ति आकाश को छू रही है। दिलेर खां उसी समय पुरंदर पर घर्षण करने के लिए प्रस्तुत हो रहा था। घोर ग्रीष्म काल का दिवस था वह, वर्षा काल के पूर्व आग बरसाने वाली ऋतु का दिवस। उस समय संसार सर्वथा विवर्ण हो जाता है। पेड़ पौधे एक बारगी क्लांत होकर मरने को बाट जोने लगते हैं। जयसिंह तथा शिवाजी एक दूसरे के पार्श्व में खड़े थे। उनके सामने आक्रांता और आक्रांत दोनों का ही दृश्य था। वे दोनों विकट विग्रह करते हुए कीट पतंगों के समान धूम्र वर्ण आकाश पट पर चित्रित थे। निस्तब्ध वातास में उनके हुंकार की क्षीण ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। तोपखाने की अजस्र गड़गड़ाहट पहाड़ियों में प्रतिध्वनित हो रही थी। तब सहसा एक दुर्गा अट्टालक धराशायी हो गया और उसका परित्राण करने वाले मराठे ईंट पत्थरों के वर्षण में दबकर रह गए। पठान सैनिकों ने उस सुलगते हुए पाषाण समूह की ओर धावा किया। उस दुर्ग के 2 अट्टालक मुगल सेना द्वारा अधिकृत किए जा चुके थे। अब उस दुर्ग का अंतस्थ भाग भी बचा हुआ था और उस अंतिम स्थान को भी ध्वस्त करने के लिए तोपखाने को यथास्थान व्यूह किया जा रहा था। उस स्थान के शिखर पर मराठियों का भगवा ध्वज अभी तक फहरा रहा था। धूम्र से कृष्णकाय और स्थान स्थान पर तीर्ण शीर्ण भगवा ध्वज। शिवाजी ने जयसिंह की ओर अभिमुख होकर अभ्यर्थना की कि वह व्यर्थ का रक्तपात बंद होना चाहिए। जयसिंह बोला, आपके अनुयायी कुछ क्षण में आत्मसमर्पण कर देंगे। शिवाजी ने उत्तर दिया, मेरा आदर्श पाए बिना कभी भी नहीं। तब जयसिंह ने कहा कि शिवाजी यदि अपने अनुयायियों को युद्ध की रीति के अनुसार सम्मान पूर्वक आत्मसमर्पण करने का आदेश भेज दें तो वह स्वयं दिलेर खां को अपना आक्रमण रोक लेने का आदेश भेज देगा। शिवाजी सहमत हो गए। उन्होंने एक पत्र लिखकर एक सेना नायक के हाथ अपनी दुर्गस्थ सेना के पास भेज दिया। किंतु मराठों की प्रथमतः विश्वास ही नहीं हुआ कि शिवाजी ने इस प्रकार का आदेश भेजा है। वे मराठे भली भांति जानते थे कि वे लोग और एक दिन भी आत्मरक्षा नहीं कर सकते। फिर भी शिवाजी को एक दूसरा दूत भेजकर अपने आदेश का अनुमोदन करना पड़ा। दिलेर खां भी असंतुष्ट हो गया। उसे ऐसा लगा कि वार्तालाप के फलस्वरूप होने वाली संधि ने ही उसको उस यश से वंचित कर दिया जो सर्वथा आसन्न था और दुर्घर्ष घर्षण के फलस्वरूप उसे मिलना ही चाहता था। क्रोध के आवेश में उसने अपनी पगड़ी धरती पर पटक दी और उसने अपने दांत किटकिटाकर अपनी कलाई को काट डाला। अगले दिन जयसिंह ने उसके पास संदेश भेजा कि वह शिवाजी का स्वागत करे। यह संदेश सुनकर दिलेर खां एक बार फिर क्रोध से पागल हो उठा, किंतु जयसिंह का आग्रह नहीं टला और अंत में दिलेर खां ने मन मारकर और मुंह फुलाकर शिवाजी के साथ भेंट करना स्वीकार कर लिया। दिलेर खां जो ही शिवाजी से मिला त्यों ही वह उनके असाधारण सौजन्य पर मुग्ध हो गया। दिलेर खां ने उस समय जिससे भी बात की थी वही इस घटना का साक्षी हो गया है। उसने अपनी तलवार तथा अपने 2 प्रिय अश्व शिवाजी को भेंट में दिए। जय सिंह इस साक्षात्कार के विषय में सशंक था, किंतु साक्षात्कार को इस प्रकार प्रेम पूर्वक संपन्न होते देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने भी शिवाजी को बहुमूल्य वस्त्र भेंट किए, एक राजसी हाथी दिया और पगड़ी में बांधने की एक मुक्तामयी झालर भी। अगले दिन प्रातःकाल ही पुरंदर ने मुगल सेना के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया। तब दुर्गस्थ मराठा सैनिक सम्मान पूर्वक बाहर निकाले गए। शिवाजी ने अपने 23 दुर्ग समर्पण करना और मुगल शहंशाह को एक पत्र लिखकर क्षमा याचना करना भी स्वीकार कर लिया। उसी पत्रवाहक के हाथ जयसिंह ने भी गुप्त रूप से एक पत्र औरंगजेब के पास भेज दिया। उसने औरंगजेब को परामर्श दिया था कि शिवाजी के पत्र का प्रत्युत्तर सौजन्यपूर्ण होना चाहिए। उसने आग्रह किया था कि इस अवसर पर उदारता दिखलाने से शिवाजी की स्वाभाविक आत्मग्लानि कृतज्ञता का रूप धारण कर लेगी। किंतु औरंगजेब तो इस प्रकार के सौजन्य से सर्वथा अपरिचित था। उसने शुष्क स्वर में शिवाजी को लिख भेजा, विनयवाद से भरा हुआ तुम्हारा पत्र हमारे पास पहुंचा है। हमें ये जानकर खुशी हुई कि तुम अपने आचरण के लिए क्षमा प्रार्थी हो और तुम अपने पुराने कृत्यों के प्रति पश्चाताप परायण हो। हमारा उत्तर है कि तुम्हारे अत्यंत नीच आचरण को देखते हुए
तुम किसी प्रकार की क्षमा के पात्र नहीं, किंतु राजा जयसिंह की प्रार्थना सुनकर हम तुमको क्षमा कर रहे हैं। एक पराजित प्रतिद्वंदी को एक सोत्साह समर्थक बनाने की क्षमता इस पत्र में नहीं थी। फिर भी शिवाजी ने जयसिंह के साथ की गई संधि को निभाया। उन्होंने संधि के अनुसार अपने दुर्ग मुगल सेना के लिए खोल दिए और वे स्वयं जयसिंह के अधीनस्थ मुगल सेना में सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो गए। ये संभव था कि जयसिंह जब तक मध्य भारत का सूबेदार और शिवाजी का समीपस्थ सरदार रहता, तब तक वे मुगल शहंशाह के समर्थक बने रहते। जयसिंह को तो केवल इसलिए भेजा गया था कि वह शिवाजी का दमन करे और मराठों की स्वाधीनता का संपूर्ण उच्छेद कर दे, किंतु इसके विपरीत उसने विद्रोहियों के लिए सुविधाजनक शर्तों पर संधि कर ली थी। इस बात का क्या प्रमाण था कि शिवाजी संधि की उन शर्तों को भी निभाएंगे? उन्होंने जयसिंह को फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया तो शाइस्ता खां के साथियों और समर्थकों ने गुटबंदी करके औरंगजेब के संशय को और भी सुस्पष्ट कर दिया। शाइस्ता खां की स्त्री इस गुट की नायिका थी। शिवाजी को यह शुष्क पत्र मिला, उसके तुरंत उपरांत ही औरंगजेब का एक अन्य पत्र आ पहुंचा। नए पत्र की भाषा सर्वथा विभिन्न थी। औरंगजेब ने लिखा था, तुम इस समय हमारे शाही शिविर में सेवा कर रहे हो। तुम्हारी सेवाओं पर प्रसन्न होकर हम तुम्हारे लिए एक सुंदर वेशभूषा तथा एक सुंदर और रत्न जड़ित तलवार इस पत्र के साथ पठा रहे हैं। मुगल शहंशाह को इस प्रकार की चाटुक्ति पूर्ण भाषा लिखने का अभ्यास कभी नहीं रहा था। उस दुर्वचन आतताई की ओर से प्रयुक्त इस प्रकार की भाषा में किसी षड्यंत्र का संकेत स्पष्ट था। किंतु औरंगजेब का एक अन्य पत्र और भी सौहार्दपूर्ण निकला। उसने लिखा था, तुम्हारे विषय में हमारा मत बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रारंभ करके औरंगजेब ने उस पत्र में अपना आशय प्रकट कर दिया था। अतएव हमारी इच्छा है कि तुम तुरंत ही और समय नष्ट किए बिना यहाँ चले आओ। जब हम अपने दरबार में तुमको दर्शन देंगे और हम अत्यंत आतिथ्य के साथ तुम्हारा स्वागत करेंगे और मिलने के पश्चात हम तुमको तुरंत ही लौट जाने की अनुमति भी दे देंगे। सामान्य रूप से औरंगजेब के इस आदेश में असाधारण कुछ भी नहीं था। मुगल शहंशाह सदा ही अपने सबसे शक्तिमान सामंतों को अपने दरबार में प्रस्तुत रखते थे। सामंतों को यदि उनकी जागीरों में रहने दिया जाता तो सदा ही यह आशंका रहती थी कि वे अवकाश पाकर विद्रोह करने के लोभ का संवरण नहीं कर पाएंगे। राजपुताने के महाराजा भी मुगल दरबार में उपस्थित रहने के लिए विवश किए जाते थे। केवल उदयपुर के महाराजा को ही दरबार से दूर रहने की छूट मिली हुई थी, किंतु वे तो गत 400 वर्षों से हिंदू राजाओं के मुकुटमणि और सूर्यवंश के वंशज थे। शिवाजी तो अभी कुछ दिन पहले तक शहंशाह के विरुद्ध शस्त्र संपात कर रहे थे। वे उदयपुर के समतुल्य सम्मान पाने की आशा नहीं कर सकते थे। फिर भी इस प्रकार अकस्मात ही आने वाली आतिथ्य की यह अभ्यर्थना असाधारण भी अवश्य थी। शिवाजी किंकरते विमूढ़ हो गए। यदि वे मुगल शहंशाह के निमंत्रण को अस्वीकार करते तो शहंशाह को उन्हें बंदी बनाने का बहाना मिल जाता। शहंशाह किसी नए विद्रोह का आरोप उन पर लगाकर उनका वध भी करवा सकता था। किंतु यदि वे उस निमंत्रण को स्वीकार करके दरबार में जाते थे तो वे वस्तुतः बंदी बन जाते थे, और वह भी अपनी मातृभूमि और अपने स्वदेशवासियों से काली कोसों दूर। औरंगजेब को जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसके इस हठात मत परिवर्तन को प्रकृत मानने के लिए प्रस्तुत नहीं होता था, और न ही लौट आने की आज्ञा पाने का आश्वासन विश्वास करने योग्य था। शिवाजी जब जब किंकरते विमूढ़ होते थे तब तब वे उचित परामर्श पाने के लिए अपनी माता की शरण में जाते थे। अब की बार भी वे जीजाबाई के पास जा पहुँचे। जीजाबाई ने गंभीर विचार के उपरांत अनिच्छा पूर्वक यही परामर्श दिया कि शिवाजी मुगल शहंशाह का निमंत्रण स्वीकार कर लें। तदंतर शिवाजी ने जयसिंह का परामर्श मांगा। उसने तो स्वभावतः ही कह दिया था कि शिवाजी को मुगल दरबार में चले जाना चाहिए। राजा जयसिंह स्वयं शिवाजी पर मुग्ध हो चुका था। उसको विश्वास था कि राजधानी में जाने पर शिवाजी का भविष्य अत्यंत भव्य हो जाएगा। उस मराठे की कृष्ण मुख छवि को और भी उज्जवल बना देने वाली निष्कपट मुस्कान मुगल शहंशाह का मन भी मोह लेगी, और शिवाजी भी औरंगजेब का आतिथ्य पाकर तथा दरबारियों का सौजन्य देखकर महाराष्ट्र में सीमित अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूल जाएंगे तथा शहंशाह की सेवा में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। शिवाजी ने संकोच का भाव व्यक्त करते हुए जयसिंह को सुझाया कि वह निमंत्रण संभवतः उनको फांसने का उपक्रम मात्र है। राजा जयसिंह ने तुरंत ही अपने पुत्र राम सिंह को अपने सद्भाव का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत कर दिया।
वह बोला, राम सिंह आपके साथ दरबार में जाएगा और आपके साथ रहेगा। राम सिंह तो शिवाजी को प्रथम बार देखने के क्षण से ही उनका भक्त बन गया था। उसने अपने पिता के प्रस्ताव का समर्थन किया। वह शिवाजी का निकट सहवास पाने की आशा से प्रफुल्ल हो गया था। अंत में शिवाजी भी सहमत हो गए, किंतु उनका अंतर संशय और आशंका से आपूर्ण था। उन्होंने अपनी माताजी को अपने राज्य का संरक्षक बना दिया। यदि वे लौटकर नहीं आ पाए तो राज्य का भार जीजाबाई संभालेंगी। जीजाबाई भी अपना भजन पूजन तथा गृह कार्य त्याग कर शिवाजी की मंत्री परिषद के प्रधान पद का दायित्व वहन करने के लिए प्रस्तुत हो गईं। तदंतर शिवाजी ने अपने मंत्रियों से विदा ली। वे सब लोग उनका आलिंगन करके अश्रुपात करने लगे। अंततः शिवाजी ने अपनी मातृभूमि के पीले खेतों और नीली पहाड़ियों का अवलोकन किया, जो उनका अंतिम अवलोकन भी हो सकता था, और वे अपने अश्व पर आरोहण करके सुदूर उत्तर की यात्रा के लिए चल पड़े। उनके एक पार्श्व पर उनके पुत्र संभाजी राजे चल रहे थे और दूसरे पार्श्व पर राजा जयसिंह का पुत्र राम सिंह, और उनका अनुगमन कर रहा था मराठा अश्वरोहिणी का एक अंगरक्षक दल।